देखो बच्चों, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जिन्होंने कर रखा है एक बार रिवाइज कर लो, और जिन्हें स्टार्टिंग से देखना उसे देख लो। तो पहले तो चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है, तो नंबर्स के बारे में देखते हैं कि नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, संख्या की बात करता हूँ, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो नंबर आएगा वो दो तरह का आएगा, जिसे एक को तो बोलते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर। साथ साथ लिखते रहें, इसे लिखना है। रियल को बोलते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी हो गया काल्पनिक संख्या। रियल और इमेजिनरी। अब सबसे पहले इस वाले पार्ट को समझते हैं, इसे बाद में देखेंगे। इमेजिनरी, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। किसी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्गमूल कर देते हैं तो वो जो नंबर आएगा वो एक काल्पनिक संख्या आएगी, वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। तो मैंने भी क्या बोला, मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, और हिंदी में बोला ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। अगर हम ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कर देते हैं तो जो संख्या आती है वो क्या आती है, काल्पनिक संख्या आती है। जैसे कोई ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं -5, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो अगर मैंने इसका अंडर रूट कर दिया तो जो ये है या जो इससे रिजल्ट आएगा वो एक काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये अर्थमेटिक में सोल्व नहीं हो सकती। अगर ये पॉजिटिव नंबर रहता तो मैं इसका अंडर रूट निकाल लेता, लेकिन नेगेटिव नंबर का अर्थमेटिक में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो जिसे हम एडवांस मैथ्स कहते हैं, वहाँ पे एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री से अटैच होता हुआ। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। वहाँ इस चीज़ को बताया गया है, जैसे आपने बहुत सारे सिंबल पढ़ रखे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन और वगैरह, बहुत सारे वर्ड हैं और लेटर हैं। ऐसे ही होता है आयोटा, IOTA, आयोटा, और इस आयोटा को छोटे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? और जब ये मैथमेटिक्स में आई आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, तो इसका क्या होता है, अंडर रूट -1 की वैल्यू ये आई होती है। इसे सोल्व करने के लिए प्रबंध किया जा रहा है इसका। अंडर रूट -1 क्या होता है, आई होता है। आई क्या है, आयोटा है, एक सिंबल है, प्रतीक है। अगर मैं मैथमेटिक्स से दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कह लो या आई की वैल्यू अंडर रूट -1 कह लो, वो एक ही बात है। अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकता हूँ इसे। तो अंडर रूट 5 ऐसे रहने दीजिए, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई। इस तरह से ये टर्म सोल्व हो चुकी है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन अर्थमेटिक, इसलिए वो इमेजिनरी नंबर कहलाया। साफ साफ हमें यहाँ ये भी पता चल जाता है कि जहाँ ये आई आए, आई का मतलब हम कहीं जाने अनजाने में सीधा क्या पढ़ लेते हैं, इमेजिनरी ही पढ़ लेते हैं, लेकिन आई का मतलब होता क्या है, आयोटा होता है। ठीक, सीधी सी पहचान ये हुई कि जहाँ ये मैथमेटिक्स में आई आ जाए वही एक इमेजिनरी नंबर है, वही एक काल्पनिक संख्या है। ठीक, इतनी बात। अगर मैं अंडर रूट -7 लूंगा तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, √7 आई में लिख सकता हूँ। अब इसके बाद अभी जो चल रहा है, ये चल रहा है इमेजिनरी। तो जो मैंने अभी चर्चा की थी, अब आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे पढ़ा जा रहा है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया गया है कि अगर आप कोई दो नंबर ऐसे ले लो जिनमें एक तो रियल हो और एक
इमेजनरी हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। जैसे x प्लस माइनस आई वाई, बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इसमें आई आ रहा है तो इसे तो मैं इमेजनरी ही कहूँगा, इसे तो मैं काल्पनिक ही कहूँगा। इसमें आई नहीं आ रहा है तो मैं इसे रियल कहूँगा, यानी कि वास्तविक कहूँगा। और ये टोटल नंबर जो बना है वही है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई या x माइनस आई। जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मान लिया मैंने x प्लस आई वाई ले लिया थोड़ी देर के लिए और x माइनस आई वाई छोड़ दिया, तो इसे z से रिप्रेजेंट किया जाता है। कर तो आप किसी से भी सकते हो, लेकिन मोस्टली z से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हिंदी में कहते हैं संयोजी, और ये इस चैप्टर में ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा, जेड के ऊपर बार लगा दिया जाएगा, वो हो जाता है कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में आई वाले पार्ट का यानी कि इमेजिनरी पार्ट का उल्टा कर दिया जाता है, साइन, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस आई वाई। साइन जो उल्टा करना होता है वो उससे करना होता है इमेजिनरी का, रियल का चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, बस यहाँ प्लस था और यहाँ। तो कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो इसका कॉन्जुगेट है, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हुए, जिसे हिंदी में संयोजी कहा जाता है एंड रिप्रेजेंटेड बाय बार। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि मोड निकालो, जिसे हिंदी में कहा जाता है मापांक, तो इसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, जेड को इस निशान में लिख लेंगे, इसे कहेंगे मोड, पूरा नाम होता है मॉड्यूलस, और शॉर्ट फॉर्म में मोड, और हिंदी में मापांक कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। ऐसा करने से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकल जाता है। तो अगर यही क्वेश्चन है, ये वाले टर्म है, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो x है और जो इमेजिनरी है वो y है। तो यहाँ पे कुछ नंबर होंगे, फिर वो सोल्व हो जाएंगे, वो क्या निकल के आ जाएगा, मोड या मापांक निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने दो प्रॉपर्टी बताई, क्योंकि दिस इज नॉट अर्थमेटिक, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। आगे तो और इसकी 10 प्रॉपर्टी हैं, बाकी वो एडवांस मैथ्स है तो वो मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए। ये कॉपी कर लिया होगा आपने। अभी जो हमने समझा है इमेजिनरी समझा है, इमेजिनरी से फिर कॉम्प्लेक्स भी समझ लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और जो टॉपिक है वो है नंबर। उसके बाद अब बारी आती है रियल नंबर की। कोई अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप उसे परिभाषित करेंगे कुछ इस तरीके से कि जो नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं वो सारे नंबर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वो सारी संख्याएं या सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इनफाइनाइट का मतलब आप जानते हैं, हिंदी में कहते हैं अनंत। अनंत एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर जिसे हम परिभाषित तो कर सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। बस ये पता चल रहा है कि नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर रियल नंबर होंगे। ठीक, अब उसके बाद आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, तो बीच में कहीं ना कहीं एक जीरो आती है। इस जीरो को हम ब्रिज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ब्रिज का काम करता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। इससे इधर नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं, इससे इधर पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाते हैं, और इसे नंबर लाइन कहा जाता है मैथमेटिक्स में। तो मान लिया यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा।
करके ये माइनस इन्फिनेटिव आ जाएगा और ये प्लस इन्फिनेटिव आ जाएगा। तो इस लाइन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि जो रियल नंबर है वो माइनस इन्फिनेटिव से तो बड़े होते हैं और प्लस इन्फिनेटिव से छोटे होते हैं। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ मैं बराबर का निशान नहीं लगा सकता क्योंकि माइनस इन्फिनेटिव का पता ही नहीं है। अगर मैंने बराबर लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि मुझे माइनस इन्फिनेटिव का भी पता है, मैं उसे इक्वल रख रहा हूँ। इसे मैंने कहा माइनस इन्फिनेटिव से बड़े और प्लस इन्फिनेटिव से छोटे। इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैंने अभी 4 बार नंबर लिख के दिखाए, इसमें आप देख रहे हैं 0 भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हालांकि कुछ मैथमेटिशियन के द्वारा 0 को भी पॉजिटिव नंबर ही माना जाता है। कुछ कहते हैं कि 0 नहीं है, ये एज ए ब्रिज काम कर रहा है बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वो अपनी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर इनके बीच में ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 1.25 ले लिया, जो मुझे पता चल रहा है कि 1 और 2 के बीच में है, तो ये भी रियल नंबर होगा। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये भी रियल नंबर होगा। लेकिन इस बात से 2 बातें और समझ में आती हैं। जब मैं इसे भी रियल नंबर कह रहा हूँ क्योंकि ये 1 और 2 के बीच का है, तो रियल नंबर तो सारे हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच में ही है, तो रियल नंबर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं इस डेसिमल से इधर जाता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आती है कि ये इंटीजर है, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण अंक। ठीक, और अगर मैं इस डेसिमल से इधर जाता हूं तो इसे डेसिमल पार्ट ही कहा जाता है, दशमलव हिस्सा। तो इससे ये भी बात समझ में आती है कि जो रियल नंबर होता है वो एक ऐसा रियल नंबर भी हो सकता है जो रियल पार्ट और डेसिमल पार्ट की कंबाइंड फॉर्म हो सकती है। अब रियल नंबर की 2 ब्रांच कर दी गई, एक तो हो गया है इंटीजर और एक हो गया है डेसिमल। क्यों हो गया है वो मैंने आपको समझाया। अब इसे फिर बाद में देखेंगे, फिर इधर आ जाओ सीधे हाथ पे। डेसिमल कोई कहे कि कितने प्रकार का हो सकता है, ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, तो इसे हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव और इसे हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक, तो इससे पता चल रहा है कि है तो यह डेसिमल, लेकिन कहीं ना कहीं ये शांत हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, उससे आगे वो वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, वो सवाल एंड हो जाएगा। लेकिन ये चलता रहेगा, ये एंड नहीं होने का। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 0.5, तो किसी संख्या को मैं किसी संख्या से भाग दे रहा हूं और वो पूरा कट गया, तो 0.5 आ गया। अब इससे आगे क्या करूं? इससे आगे अगर आप कहोगे कि 0 लगा लो, तो 0 कितनी लगा लो, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। 0.5 लिख लो या 0.5 के बाद आप 100 0 लगा लो, वो तो 0.5 ही कंसिडर होगा, नंबर कोई नहीं आ रहा इसके बाद। तो इस तरह की दशमलव क्या कहलाई? शांत दशमलव कहलाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाई। लेकिन अगर किसी संख्या को डिवाइड किया गया लेकिन बार बार वो रिपीट कुछ इस तरह से हो रहा, वो एंड ही नहीं हो रहा। जैसे 2/3, आप 2 को 3 से भाग दो, डेसिमल आगे 0 उतारोगे और 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर 2 आता रहेगा, 20 होता रहेगा, 3 छंग 18, 3 छंग। मुझे तो उम्मीद है नहीं कि ये समाप्त हो जाए और ना ही होगा, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल रहे हैं, अशांत दशमलव बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब
यहाँ पे आते हैं, राइट हैंड को पकड़ते हो, किसे, नॉन टर्मिनेटिंग, तो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ आ रहा हूँ मैं, ये मैं लिख दिया एंटी, नॉन टर्मिनेटर। अभी तो मैंने यहाँ सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है, इसके और 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 0.232323, मैंने कहा 0.235235, फिर मैंने कहा 0.2367051326543 डैश डैश डैश। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया आपके, और यहाँ से हमें ये पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, जो अशांत दशमलव है, उसमें एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिजिट रिपीट ही ना हो, क्योंकि शब्द है नॉन टर्मिनेटिंग, वो रिपीट हो या ना हो इससे तो इसकी व्याख्या ही नहीं होती। तो सिर्फ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जब मैं नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ रहा था, ये मैंने एग्जाम्पल लिखे, इस नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 भाग हो सकते हैं। एक को मैं कहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और एक को बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके भी 2 भाग कर दिए गए। दोनों ही क्या हैं, अशांत दशमलव, एक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये भी 2 प्रकार का हो सकता है। तो जो एग्जाम्पल दिए, जब ये रिपीटिंग लिखोगे तो ये एग्जाम्पल आ सकते हैं, और जब आप नॉन रिपीटिंग लिखोगे तो ये एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। नॉन रिपीटिंग वाला एक बार बताना। नॉन रिपीटिंग में मैंने ये कहा है कि जो नॉन रिपीटिंग है उसमें बस रिपीट नहीं होना, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, बस उसमें डिजिट रिपीट नहीं होनी। जैसे इसमें हो रही थी, इसमें हो रही थी, या यहाँ लिखा था मैंने उसमें हो रही थी, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। अब जो हमने 4 एग्जाम्पल लिए, तो इसमें हम देखेंगे क्या चीज सोल्व हो सकती है और क्या चीज सोल्व नहीं हो सकती। तो मैंने अभी यहां मिटो दिया, एक एग्जाम्पल लिया था 0.6666 ऐसे लिया था। तो आपको पता है कि इसे रिकरिंग डेसिमल में पढ़ते हैं, रिकरिंग डेसिमल में पढ़ते हैं, डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव। और रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो आवर्ती पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ा है फिजिक्स में आवर्ती, वही शब्द है। तो यहाँ ये बताया जाता है कि ये जो सीरीज है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक ही बात, बार लिखा हो या डॉट लग रहा हो, तो इसका मतलब है ही ये। और फिर आपको डाट कह दिया जाता है कि भाई जितने नंबर के ऊपर बार लग रहा हो उतने ही नीचे 9 आ जाए, ऐसा कह दिया जाता है सीधा। और जैसे आप 9 लगाओगे, ये डेसिमल भी हटा देना और ऊपर जो बार है या डॉट है वो भी हटा देना। अगर 2 नंबर रिपीट होंगे तो 2 बार 9 आ जाएगा, 3 नंबर रिपीट होंगे 3 बार 9 आ जाएगा। फिर से आगे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लो, क्या आ गया 2/3 जिससे ये आया था। तो ये
इस तरह से क्या हुआ, फ्रैक्शन फॉर्म में चला गया, है ना। और ये किस में था, डेसिमल फॉर्म में था। नंबर तो एक ही है, इसे कह लो ऐसे कह लो ऐसे कह लो, लेकिन इसे ये तो बात डायरेक्ट की हो गई। अगर हम इसे 2-4 लाइन में करना चाहें, जो जूनियर क्लास में सिखाया जाता है, 7th 8th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, तो वहाँ तो अच्छे खासे 3 नंबर या 5 नंबर लेने होते हैं, तो वहाँ तो करके दिखाएगा स्टूडेंट, तभी उसे नंबर मिलेंगे, ऐसे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो फिर वहाँ क्या होता है, इसे x मान लिया जाता है, x = 0.666 ऐसे करके, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट अंदर चला जाएगा। अगर 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर रिपीट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। उसके बाद इन्हें माइनस कर देते हैं, 10x में से x घटा दो, 9x, मतलब इसमें से घटाओगे तो 6 बचेगा, और इसलिए फिर 9 बटे में आ जाता है 6/9, जो फिर 2/3 हो गया था, जिसे डाट कह दिया जाता है कि भैया ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, ये 2-4 लाइन का मैटर हो गया जैसे समझाया जाता है। क्लियर है बात। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल था 0.23, तो इसे क्या लिखूं, 0.23 बार लिखूं, 0.23 डॉट डॉट लिखूं, या डायरेक्ट 23/99 लिख दो। ऐसे अगर ये तीसरा एग्जाम्पल है तो क्या लिखेंगे, 0.235 बार या डॉट डॉट करके, और ये आ जाएगा 235/999। लेकिन जो ये चौथा एग्जाम्पल है इसका क्या करें, क्योंकि ये तो जो 99 लिखा गया है ये तो उसके लिए लिखा गया है जो टर्म रिपीट हो रही हो, ये तो रिपीट ही नहीं हो रही। और जब ये टर्म रिपीट नहीं हो रही तो इसे मैं क्या कहूंगा, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, NTNR। अब इसे यहाँ लिख के मैंने यहीं छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका यूज मैं फिर अब आगे करूंगा। अब एक नया हेडिंग डालते हैं, रेशनल नंबर। जिसे कहते हैं परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर को ये बताया जाता है कि कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, तब वे सारे नंबर हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या मान लेते हैं। जैसे जितने भी फ्रैक्शन है 2/5, 3/7, व्हाटएवर, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P भी है और Q भी है। इसे आप जानते हैं, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसे यहाँ P/Q लिखा जा रहा है। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो मामला चला जाएगा इनफाइनाइट में, क्योंकि किसी संख्या को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा अनंत आ जाता है, और अनंत का मतलब है कि हम उसे निकाल नहीं सकते, इसलिए कंडीशन लिख के दिखा दी जाती है परिभाषा में। ठीक है जी, तो ये तो हो गया भाई रेशनल नंबर। यहाँ तक कि अगर मैं कोई एक सिंपल नंबर ले लूँ 5, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, है ना। तो जितनी संख्या बटे में होती हैं वो भी सारे रेशनल नंबर, और जो साधारण संख्या होती हैं वो भी सारे रेशनल नंबर। अब यहाँ से फिर आता है इर्रेशनल नंबर। जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब है जिसका परिमाण निकाला जा सके, जिसका मापन किया जा सके, और अपरिमेय जिसका मापन ना किया जा सके। अपरिमेय है वो इर्रेशनल नंबर। तो जिस टर्म को मैंने छोड़ दिया था मेजरमेंट, NTNR, ये जो NTNR होते हैं यही तो कहलाते हैं अपरिमेय।
है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं यही तो होते हैं अपरिमेय, क्योंकि इनका परिमाण निकालना असंभव है, इसलिए तो अपरिमेय है, इसलिए तो इरेशनल है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको समझाया कि रेशनल में और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है और इरेशनल को इरेशनल क्यों कहा जाता है, ऐसा मैंने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद अब इस इरेशनल के अगर एग्जाम्पल लिए जाएं तो कुछ वैल्यूज हैं, जैसे √2 भी आप जानते हैं, √3 भी जानते हैं, √7 भी जानते हैं, √11 भी जानते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब √2 की वैल्यू हमने याद कर रखी है 1.414, √3 की भी याद कर रखी है, इनकी भी होती है और भी होते हैं आगे, लेकिन इनकी ये जो वैल्यू हमने याद कर रखी है ये इसलिए कर रखी है कि कहीं अगर क्वेश्चन आए √2 आ जाए उसमें और हमें अपना आंसर डेसिमल में देना हो तो भाई ये वैल्यू रख दो और सोल्व कर लो तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये बात भूल जाते हैं कि ये वैल्यू क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो नहीं है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। जब आप √2 को सोल्व करोगे, सोल्व कैसे कर सकते हैं, बाय डिवीजन मेथड, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट के चैप्टर में सिखाया जाता है। तो आप निकालते रहोगे, वो कभी भी शांत नहीं होने का और ना ही वो कभी रिपीट होने का। तो किस कैटेगरी में आ गया, NT/NR में आ जाएगा वो, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इरेशनल नंबर कह रहे हैं। ऐसे ही इसके साथ, ऐसे इसके साथ, ऐसे इसके साथ, ये सारी वैल्यू जो होती है क्या होती है, लगभग मान होते हैं किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए, बाकी इनका एंड नहीं होने का। ठीक है, अब उसके बाद एक एग्जांपल हो रहा था पाई। अब यहाँ पे भी यही समस्या है, पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है, 3.14 ली जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट कहता है कि ये तो जी P/Q की फॉर्म में है और जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो तो रेशनल होते हैं, तो ये तो रेशनल होना चाहिए, फिर इसे इरेशनल क्यों बताया जाता है, तो रीजन फिर वही है, क्योंकि ये भले ही चाहे P/Q की फॉर्म में हो लेकिन इनकी वैल्यू का निकलना तो जरूरी है, इनका सॉल्यूशन तो पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आती है, ये भी लगभग वैल्यू है। अगर आप इसे डिवाइड करते चले जाओ तो ये भी NTA और NR की कैटेगरी में ही आएगा, इसलिए पाई को भी अपरिमेय संख्या ही माना जाता है। ठीक है, तो कभी कभी बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है तो 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं, इनमें से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, तो इस तरह से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, अभी हमने क्या क्या समझा, हमने ये समझा नंबर रियल होता है, इमेजिनरी होता है, फिर इमेजिनरी होता है जिसमें आयोटा होता है, फिर वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, फिर रियल नंबर 2 पार्ट से बनता है, इंटीजर से और डेसिमल से। डेसिमल भी 2 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया NT/NR और यही है अपरिमेय संख्या। इतना हमने अभी समझा। ठीक है, तो ये हमारा जो इधर वाला पार्ट था कौन सा, डेसिमल वाला पार्ट, वो पूरा हो गया। अब जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट था कौन सा, इंटीजर, वो अब शुरू होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे इंटीजर, है ना, टेबल जब बनेगा तो बड़ा सा बन जाएगा वो, तो बाकी आपको पता तो चल ही रहा है कि कौन सा किसका पार्ट है, कौन सा नंबर किससे बन रहा है। इंटीजर को बोला जाएगा पूर्णांक, पूर्ण अंक, तो नाम में है पूर्ण अंक। डेसिमल वाला हिस्सा होने गई, 1 हो, 2 हो, 3 हो,
1.2 ना हो, 2.3 ना हो, पूर्ण अंक होना चाहिए। अब इंटीजर जो होते हैं ये भी नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो भी आती है। तो फिर वही ये जो इंटीजर है नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। यहाँ मैंने जीरो अलग लिख दी, हालांकि जीरो को भी क्या माना जाता है, पॉजिटिव ही माना जाता है किसी मान्यता के अनुसार। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है, अभी थोड़ी देर पहले हम रियल नंबर पढ़ रहे थे, वहाँ भी यही चीज़ बताई गई। अब हम इंटीजर पढ़ रहे हैं, यहाँ भी यही चीज़ बताई गई। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है डिफरेंस, बट डिफरेंस ये है उसकी कोई लिमिट नहीं है। रियल नंबर उसके अंदर डेसिमल वाले पार्ट भी आ जाते हैं, तो लिमिट तो इसकी भी नहीं है। ये भी माइनस से जाए कहाँ जाएंगे, प्लस तक जाएंगे, लेकिन इसमें बीच में डेसिमल वाला पार्ट तो नहीं आ सकता। उसमें तो मैं लिख के दिखाया था 1.25 भी रियल है, लेकिन 1.25 इंटीजर नहीं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस हुआ, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। अब यहाँ से जो नंबर बनते हैं वो क्या क्या बनेंगे, ये आप जानते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। ये जानते हैं आप 1 2 3 4, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और कहीं तक भी हों, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। अब ये सब इसी का विभाजन हो रहा है, किसका, इंटीजर। तो मैंने बताया कि इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो ये कौन से लिए गए, पॉजिटिव लिए गए विदाउट जीरो, तो बन गए नेचुरल नंबर। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, तो इनमें जीरो शामिल कर ली जाती है। ठीक, होल नंबर बना दिया। होल का मतलब क्या है, संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण धनात्मक। तो भैया पॉजिटिव तो ले रहे हो, साथ में जीरो भी ले, तो बन गया क्या, पूर्ण संख्या बन गई। तो जो इंटीजर था इसका फिर विभाजन हुआ, एक बन गया नेचुरल, एक बन गया होल नंबर। लेकिन इसी इंटीजर का हम और भी तरीके से विभाजन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इवन और ओड। इवन और ओड यानी कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम होती हैं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो विषम होती हैं। ये भी इनका विभाजन हो गया। यहाँ भी ये पॉजिटिव नंबर थे, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव नंबर थे और यहाँ भी ये पॉजिटिव नंबर ही है। ठीक, अगर आप -2 ले लो, -4 ले लो, तो क्या आप उसे इवन मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे, क्योंकि इवन की परिभाषा तो वो है ना, 2 से कट जाए, उसके साथ माइनस हो या प्लस हो, इससे क्या मतलब कट जाए। तो -2 भी 2 से कटेगा, +2 भी 2 से कटेगा ही कटेगा। चलिए जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब नंबर आता है प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, अब ये फिर डिवीजन हो रहा है, इंटीजर का ही हो रहा है, और इस बार होगा P4 प्राइम, C4 कंपोजिट। तो प्राइम बोला जाएगा अभाज्य, कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य। अब ऐसे तो विभाजन नहीं हो रहा कि पहले 2 ब्रांच हो गई थी, फिर उस ब्रांच के अंदर 2 ब्रांच हो गई। वो तो जो मेन वर्ड है क्या, इंटीजर, उसी का डिवीजन हो रहा है अलग अलग तरीके से। अब प्राइम नंबर जो होता है भाज्य संख्या, वो हम भली भांति जानते हैं, हम कह देते हैं कि जो संख्या अपने आप से ही कटे, वो क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन मैथमेटिक्स में कहा गया है जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो वो प्राइम है। बोलने की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स इसे एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब यहाँ कुछ नंबर लिखते हैं। जैसे आप जानते हैं प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2
3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। अब इस 2 को लेते हैं। किसी ने पूछा कि 2 प्राइम क्यों है, तो भाई या तो ये 1 से कटता है या ये 2 से कटता है। तो इसके फैक्टर कितने हुए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो बात समझ में आती है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। ठीक, कोई भी नंबर ले लो, इनमें से 5 ले लो, 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ठीक, अब इनके जो बीच के नंबर हैं, क्या है बीच का नंबर, 4, 6, 8, 9 वगैरह वगैरह। ठीक, अब यहां से स्टूडेंट एक बात एज्यूम कर लेता है खुद ही। वो बात क्या होती है, वो ये बात होती है कि जो अभाज्य नहीं होता वो भाज्य होता है, जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। लेकिन ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, इसे देखें। जिस तरह से प्राइम की डेफिनेशन ये है कि एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, इस तरह से कंपोजिट की डेफिनेशन है एट लीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, और कम से कम जब लग जाता है तो यानी कि 3 तो हो, 3 से ज़्यादा भी हो, लेकिन 3 से कम हो। ये है कंपोजिट नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन। अब यहाँ पे मैंने 4 नीचे लिखा क्योंकि 4 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते, क्योंकि 4 के फैक्टर अगर हम करें 3 फैक्टर आ गए, है ना। उसके बाद 6 के करते हैं, उसके बाद 8 के करते हैं, उसके बाद 9 के करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कम से कम 3 फैक्टर हैं। यहाँ 3 फैक्टर हैं, यहाँ 4 फैक्टर हैं, यहाँ 4 फैक्टर हैं, यहाँ 3 फैक्टर हैं। इसलिए इन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है, इसलिए इन्हें भाज्य संख्या कही जाती है। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, वह कंपोजिट नंबर बताओ, वह भाज्य संख्या बताओ जो सबसे छोटा हो। तो आंसर आ गया 4। आ गया या नहीं आया? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नंबर बताओ जो कंपोजिट भी हो, सबसे छोटा भी हो और विषम भी हो, और भी। तो आंसर आ गया कंपोजिट भी है, सबसे छोटा भी है, किस कैटेगरी में? ओड की कैटेगरी में। 3 शब्द एक साथ बोल रहा हूँ, भाज्य भी, विषम भी, सबसे छोटा भी, कंपोजिट भी, स्मॉलेस्ट भी और ओड भी। तो 9। फिर एक क्वेश्चन आया है, कंपोजिट नंबर में एक ऐसा पेयर बताएं, एक ऐसा ट्रिपलेट बताएं, 3 अंकों की संख्या जो क्रमागत हो, लगातार, कॉन्जिक्यूटिव। तो वे मिलेंगी 4, 6, 8। इससे आगे ऐसा कोई पेयर नहीं मिल सकता, कोई भी पेयर नहीं मिलेगा। 4, 6, 8 में कॉन्जिक्यूटिव कह सकता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कह सकता हूँ, क्रमागत सम संख्याएं बोल सकता हूँ। तो ये अकेला ऐसा पेयर है जो आगे कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कहीं तक भी निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से अलग अलग करके पूछे गए हैं। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या समझा, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम क्यों है, कंपोजिट
अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई 1 का क्या हुआ। कहानी 2 थी और 2 से आगे स्टार्ट हुई, तो 1 का क्या हुआ। तो ये तो हम जानते हैं शायद कि 1 ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता। तो फिर होता क्या है। तो जब हम बात 1 की करते हैं तो 1 के जब हम फैक्टर देखेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि एक तो एक से ही कटेगा। तो फैक्टर रहेगा सिर्फ ओनली 1। और बच्चों प्राइम के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए थे? कंपोजिट के लिए कितने होने चाहिए थे? 3 नहीं, कम से कम 3। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। नेचुरली जो आता है वो आता है पहले ऑप्शन में प्राइम, दूसरे में कंपोजिट, तीसरे में बोथ, चौथे में नन ऑफ दीज। तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड है तो वो तो फिर तो नेचुरल भी है, होल भी है, ओड भी है, वो तो एक अलग बात हो गई। तो वो तो कोई पूछेगा नहीं। तो जो पूछा जाता है, जो मैंने बोल बोल के बताया ऑप्शन, यही पूछा जाता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज पे आप निशान लगा दें। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अभी हमने देख लिया नंबर्स के बारे में। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और जितने भी नंबर्स थे, क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब चीज़ हमने देख ली। उसके बाद अब कुछ फार्मूले आते हैं जो आपको पता है। जो नेचुरल नंबर होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है, जब उनका टोटल निकालते हैं तो टोटल निकालने का फार्मूला होता है n+1/2। इस फार्मूले से क्या निकल जाता है? नेचुरल नंबर का टोटल निकल जाता है, सम निकल जाता है। दूसरा है होल नंबर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा n(-1/2)। फिर है इवन नंबर, सम संख्याएं, n+1। फिर है ओड नंबर, विषम संख्याएं, n²। फिर है प्राइम नंबर, कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, ये 5 लाइन लिखी। तो पहले नेचुरल से ये बना, होल से फिर माइनस कर दिया। जब इवन ले लोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट ले लो बस, n+1। और जब ओड लोगे n²। और प्राइम के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि प्राइम में कोई सीक्वेंस नहीं होती। कहीं तो 1 का गैप आ जाएगा, कहीं 1 का भी गैप नहीं होने का, कहीं 3 का गैप आ जाएगा। जब वहाँ कोई सीरीज नहीं बनने की तो फार्मूला कैसे बन जाएगा। इसलिए इसका टोटल निकालने के लिए आएगा नहीं, और अगर आएगा तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। ऐसे तो पूछेगा नहीं वो कि भैया 500 तक प्राइम नंबर का टोटल बता दो। ये तो ज़्यादा पूछ लेगा 20 तक बता दो, 30 तक बता दो, ताकि स्टूडेंट उन चीज़ों को लिख सके इजीली, 1-2 मिनट में जोड़ सके। ठीक है, कोई फार्मूला कोई है नहीं इसका। अब ये जो n होता है, ये जो n लिख रखा है, ये क्या होती है? टोटल नंबर। कभी कभी स्टूडेंट ये मान लेता है कि जो अंत में लिखा हुआ है वो n है, और ऐसे ही वो क्वेश्चन छाड़ के देते हैं जहाँ वो स्टूडेंट फेल हो जाता है क्वेश्चन करने में और गलत हो जाता है। जैसे किसी ने कहा कि होल नंबर की बात कर लेते हैं, चलो पूर्ण संख्या होगी। अब ये जो होल नंबर है हमें पता है 0 से शुरू होता है। तो अगर मान लिया, क्या क्वेश्चन तो मेरा अलग हो जाएगा, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक सीरीज बनानी पड़ेगी मुझे। जैसे अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो 0, 1, 2 तो जानते ही हैं हम, और किसी ने मुझसे कहा कि पहले 10 पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द टोटल ऑफ फर्स्ट एंड होल नंबर्स। तो फॉर्मूला क्या है होल नंबर का? n-1/2। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि सभी को हो।
यहाँ n की जगह क्या लिखूं? 9 10 कोई कह रहा है 9 लिखें, कोई कह रहा है 10 लिखें। चलो रख के देखते हैं क्या लिखते हैं। पहले 10 लिखें। n बराबर 10 लिखा तो 10 हो गया जी। 10 में से 1 हटा दिया, 9/2 और 5 निम 45 आता है। जब n की जगह 9 लिखेंगे तो 9 और 9 में से 1 गया 8, 2 चौक 8, 9 चौक 36 आया। इनमें से कौन सा सही लग रहा है आपको? ऊपर वाला लग रहा है, और ऊपर वाला ही सही है ना। तो यहाँ हमने जो मैंने कहा पहले 10, तो पहले 10 का मतलब ये है कि 9 पे खत्म हो जाएगा मतलब, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? 0 से। तो 0 को तो नहीं छोड़ सकता ना, हालांकि वो टोटल में नहीं आने का। अगर आप 0 से लेकर 9 तक का टोटल निकाल लो या 1 से लेकर 9 तक का टोटल निकाल लो, क्या वो सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? यानी कि 1 से 9 तक का तो नेचुरल नंबर का टोटल और पहले 10 होल नंबर का टोटल सेम ही आना चाहिए। कोई टोटल में 0 तो काउंट नहीं होने की, लेकिन नंबर में तो काउंट होगी, जो मैं भी बात कर रहा था। तो कभी कभी किसी स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि 9 रखूँ या 10। तो ध्यान रखना है कि इस n का मतलब है टोटल नंबर, ठीक है। जब मैंने कहा पहले 10 तो काउंट करने की तो आवश्यकता ही नहीं है तो 10 ही। तो टोटल नंबर कितने हैं? 10 हैं। तो इस n का मतलब ये ही, ठीक। उसके बाद अभी मैंने कहा कि जो प्राइम नंबर है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो फिर यहाँ से पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइम नंबर कितने हैं। टोटल वाली बात तो होगी भाग कि कितने हैं ये बता दो। तो 1000 तक टेबल लिखवाया जाता है, लेकिन 1000 तक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बाकी 1000 तक लिखवाऊंगा मैं भी आपको आगे। अभी छोटा सा कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि 1 से लेकर 20 तक कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 से 30 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15 होते हैं। 50 से 60 तक कितने होते हैं? 2 होते हैं। 60 से 70 तक कितने होते हैं? 2 होते हैं। 70 से 80 तक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 80 से 90 तक कितने होते हैं? 2 होते हैं। 90 से 100 तक कितने होता है? 1 होता है। और 100 से 110 तक कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अब ये छोटा सा टेबल याद रखना है। वैसे तो मैं 1000 तक लिखवाऊंगा। अब ये है क्या? प्राइम नंबर। कोई आपसे पूछे कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो डैट याद होना चाहिए कि 15 होते हैं, ताकि हमें लिखना ना पड़े और हमें गिनना भी ना पड़े, ठीक। 50 से 60 तक 2 होते हैं, तो आपको पता है 53 और 59 है ना। 60 से 70 तक 2 होते हैं, 71 और 70 कौन सा? 60 से 70 तक है तो 61 67। फिर 70 से 80 तक है 71 73 79। फिर है 80 से 90 तक 83 89। फिर है 90 से 100 के बीच में 97। और 100 से 110 के बीच में है 101 103 107 109। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट को डायरेक्ट याद होनी चाहिए एज ए टेबल, ठीक। अब यहाँ से कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 25 निकल के आ जाएंगे, क्योंकि 15 तो यहाँ तक हो गए। 15 2 17 17 2 19 19 और 3 22 तो 24 और 1 25। तो 1 से 100 तक कितने हो गए? 25 हो गए। किसी ने पूछ लिया कि 1 से 80 तक बताओ, तो जब आपको टेबल याद है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। 50 तक 15 थे और 1 से 80 तक पूछा है, तो 15 और 2 17 17 और 2 19 19 और 3 22। वो कहीं से पूछ ले, कैसे पूछ ले, अपना आंसर आप दे ही दोगे बिना कुछ लिखे। तो आज के पीरियड में बच्चों मैंने आपकी स्टार्टिंग समझा दी कि ये चैप्टर क्या है और क्यों है।
आज इधर रहने देते हैं।